अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। सुफियान, आज की मार्केट तकरीबन 1200 पॉइंट्स प्लस की ओपनिंग दी। ट्रम्प की तरफ से जो बात आई कि जो अटैक है उसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे और उसकी वजह जो प्रपोजल है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी एक पॉजिटिव ओपनिंग भी रही। हमने थोड़ा सा सेलिंग जरूर देखी सेकंड हाफ में, लेकिन एक अच्छा सेशन रहा कल के हिसाब से अगर हम देखें। थोड़ा सा बताइएगा आज के वॉल्यूम्स कैसे थे, सपोर्ट लेवल्स कैसे थे आज के मार्केट के। बिल्कुल साथ सही कह रहे हैं आप। इसी तरह ही हुआ मार्केट में। कल मार्केट जब शाम में बंद हुई, हम भी शो करके जब आराम से जरा बैठे बैठे, तो उसके बाद देखा कि भाई ट्रम्प की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, दोनों तरफ से थोड़ा एक रिलैक्सिंग वाले बयानात आना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं ना कि वो बिल्कुल। बर्फ पिघलते पिघलते रह गई और उसमें फिर वो जरा सा तूल पकड़ गया मामला। अब फिर खुद दोबारा आया कि भाई हम अटैक्स को दूर कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, यूएई की तरफ से जो है वो हमारे रिक्वेस्ट की गई, उस वजह से हम अटैक्स को मजीद डिले कर रहे हैं। तो उस वजह से हमने देखा कि मार्केट के ऊपर भी एक असर आया। और वैसे भी कल टेक्निकल चार्ट्स में मैं आपको दिखाई रहा था कि एक लेवल इस तरह का बन रहा है मार्केट के अंदर। आप चाहे उसको आप ट्रम्प कह लीजिए, उसका कोई ट्वीट कह लीजिए, ईरान कह लीजिए, अटैक्स, मतलब वो कहीं ना कोई बहाना बन जाता है। तो मार्केट को एक पॉजिटिव बहाना ही। ओपनिंग या पॉजिटिव कैंडल चाहिए होती है। तो वो पॉजिटिव ओपनिंग तो हमें नजर आई, मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई। लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे, मैं आपसे यही कह रहा था, शायद इस वक्त मार्केट में बायर बिल्कुल गायब है। जो बायर नहीं है उसी की हाँ, वजह से हम देख रहे हैं कि वो सेल करना पड़ता है, जबरदस्ती माल बेचना पड़ता है, माल बिक बिल्कुल। नहीं रहा है। तो उसी तरह हमने देखा कि जो 1,63,800 आया, फिर 1,64,300 तक भी गई मार्केट, लेकिन उसके बाद वो बायर्स का जो इंटरेस्ट था वो मौजूद नहीं था। उसके बाद आखिर में फिर जो है वो एक मेल्टडाउन हमने देखा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मजीद कंसोलिडेट हो जाएगी, क्योंकि आखिरी हफ्ता भी है, अगला पूरा हफ्ता गालिबन छुट्टी है और रोल ओवर वीक भी बिल्कुल। है। तो सब चीज़ों को देख रहे हैं इन्वेस्टर्स, थोड़ा पैसा खाली रख के जाने की जो ख्वाहिश है लोगों की, वो भी इस वक्त ज्यादा करामत है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत काम चल रहा है मार्केट में। वो वही जो हम कल बात कर रहे थे ना, अ कैंडल इज मिसिंग, वो वही जी जी। वाला सिनेरियो आज हो गया है। कल भी हमने देखा कैंडल। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के सेकंड हाफ में भी अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल्स हमने बताए हुए थे उसके आसपास ही मार्केट बीच में ट्रेड होती रही। उसने कोशिश की कि थोड़ा सा वो पुल बैक करे, लेकिन फिर क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट मजीद नेगेटिव हो गई। हम अगर आज के टेक्निकल लेवल्स की बात करें, चार्ट अगर हम ओपन कर लें केसी 100 का तो बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल कर साथ लेते हैं। चार्ट्स। बिल्कुल साथ चार्ट के ऊपर हम पोजीशन देख लेते हैं केसी 100 की कि क्या पोजीशन नजर आ रही है हमें। और इसमें कल की तो एक जो मैं आपको बता रहा था हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, तो उसने आज जरा अच्छा प्ले किया। थोड़ा सा आरएसआई हमारा उठ के ही बंद हुआ है, इवन दो मार्केट में ऊपर से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर है। अच्छा, कैंडल की जहां तक बात रही, साथ वो ग्रीन कैंडल तो आज भी नहीं बनी है, ऑल्दो क्लोजिंग जो है पॉजिटिव है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वहां से उठी हुई है कैंडल। बट आज जो ओपनिंग हुई है वहां से नीचे, आज ओपनिंग 1,63,000 पे हुई है और जो क्लोजिंग है वो 1,62,896 पे। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कैंडल आज भी हमें नजर नहीं आई। आज की ओपनिंग से क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे बंद हुई और ऊपर से थोड़े से सेलिंग प्रेशर भी है, वॉल्यूम्स भी उस तरह से कम है। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे भी मजीद 2 दिन 3 दिन जो अगले हैं अगर कंसोलिडेट कर जाती है और बेहतर तरीके से रोल ओवर गुजर जाता है और कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती इंशाल्लाह, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जब आएंगे वापस तो बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और जब बजट आएगा तो बजट फिर मार्केट को जो हम वॉलेटिलिटी मिस कर रहे हैं ना, तो वो बजट शायद मार्केट को वो वॉलेटिलिटी दे दे, वो एक तेजी दे दे, वो फ्लक्चुएशन दे दे जो हम मिस कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद फिर बजट की कहानियों पे मार्केट आफ्टर बकरीद वो चलना उस तरह से शुरू हो। अदरवाइज बहुत अच्छे लेवल पे है, छोटा मोटा काम करने के लिए ठीक है मार्केट इस वक्त। उसकी एक और रीजन ये भी है ना कि बजट एक बार आएगा तो चीजें जरा ज्यादा वाजे ओपन हो जाएंगी, मार्केट को भी एक वो कहते बिल्कुल हैं ना एक बिल्कुल। डायरेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएगी। ऑयल बिल्कुल की ऐसे ही। पोजीशन सुफियान क्या बताती है, ओपनिंग कैसी रही ऑयल की, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ऑयल की पोजीशन कल जो जिस तरह वो बयान आया और उसके बाद $98 ये इसने बिल्कुल यहाँ पे टच किया, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये हमारा 97-70 का जो मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट जोन है शायद इसको तोड़ दे और नीचे चले जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बट अगली ही कैंडल जो बनी है उसके बाद तो वो सीधा 103 104 और फिर इसने नया हाई लगा दिया $105 का। लेकिन अब भी आप देखें 104 वाला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो बड़ा परफेक्ट किस्म का काम कर रहा है। ऑल्दो इस वक्त 104 का हाई लगा चुका है, लेकिन आप समझ लीजिए कि बस बहुत थोड़ी सी जगह बाकी है। अगले 2 से 3 दिन में मोस्ट प्रोबेबली फैसला हो जाएगा कि मजीद ऑयल ने यहाँ से आगे बढ़ना है या इसी तरह कंसोलिडेट करना है। जो नजर आता है साथ देखें अभी अगर तो कल के दिन के जो वॉल्यूम्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमने एक ट्रेंड लाइन अपनी खींची हुई थी, तो वॉल्यूम्स ने थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिया है। ये पिछली जो 2 कैंडल्स है उसमें थोड़ा सा, तो मैं कल आपसे यही बात कर रहा था कि वॉल्यूम जो है अगर किसी ब्रेकआउट के सेट पर वॉल्यूम्स तेज आ गया तो बड़ी स्पीड से ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर जिसके बारे में कल बात कर रहे थे वो भी अब तक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल में अब भी मजबूती है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मौजूद है। किसी भी वक्त अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर गया 104 तो बड़ी स्पीड से जो है वो 109 और फिर 115 तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। भाई ना, ऑयल भी कोई बड़ी न्यूज का वेट कर रहा है ताकि अपनी हिलजुल उस पर थोड़ी हो ज्यादा सकता है, डिफाइन हो। बिल्कुल जो बिल्कुल अभी बिल्कुल हो छोटे सकता मोटी है, जो बिल्कुल हो सकता स्टेटमेंट्स है उससे ऑयल जो है वो है। आपके वाली बात है, हाँ वो एक न्यू नॉर्मल जो है उसी में ही जी जी चल जी। रहा है फॉर नाउ। तो सुफियान, कोल को भी अगर हम डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारी हम्म। इंडस्ट्री जो है और हमारा काफी कुछ जो है रिलाय करता है कोल के ऊपर।
तो कोल बिल्कुल किस साथ, तरह चल रहा है उसको भी हम जरा- बिल्कुल ऐसा ही है साथ। कोल जो हमारा ज़्यादातर खासतौर पे हमारे जो उसे कहते हैं हमारा जो सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कोल के ऊपर हम्म हमारे रिलाय करता है। अच्छा, कोल की जो पोजीशन है वो वीकली पे हम्म मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि डेली और 4 आवर में अंदर काफ़ी बड़े बड़े गैप्स मौजूद हैं। अच्छा, कोल की जहाँ तक पोजीशन की बात रही, तो हम्म कोल के अंदर वॉल्यूम्स कुछ बेहतर ही लगते हैं वैसे मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसे खराब वॉल्यूम्स नहीं है, अच्छे बेहतर वॉल्यूम है। हम्म बात सारी ये है कि ये पहले इसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन था 116-17 का, बैक इन 2022। उसके बाद ही सपोर्ट लेके फिर सीधा जो हम्म है उसने 460-50 का हाई लगाया था। उसके बाद जब से नीचे आया तो इसी एरिया के करीब करीब ट्रेड करके बार बार नीचे लौट जाता है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये थोड़ा-सा एक ही दफ़ा क्रॉस कर सका, लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया, और अब भी अगर हम देखें तो पिछले हफ्तों में ऑलमोस्ट इस ज़ोन के करीब 117, 17.75, 18, $117-18 के करीब टकरा के वापस नीचे गया और अब फिर उसी ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। कोल का असल ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा ये, क्योंकि काफ़ी हफ्तों के बाद और काफ़ी बड़े-बड़े टकराव के बाद ये अगर क्रॉस कर गया 118 का लेवल, तो इनिशियल रेजिस्टेंस ज़ोन तो $135 के करीब-करीब है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस ज़ोन है वो 181, $181 तक है। तो ये ऊपर की तरफ की जगह होगी, और हम्म अगर नीचे आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये गैप है वो फिल हो जाएगा $99 का, जो कि इवेंचुअली हम्म सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छा होगा कि अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वहां से कुछ प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ से कुछ फिर इन्हें जरा साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा। वैसे तो अब ज्यादातर ये लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, अफगान कोल का भी रास्ता बंद हुआ था तो लोकल कोल वगैरह ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नजर थर्कोल रखना और बड़ा जरूरी है। अफगान हाँ जी, कोल के ऊपर 118 अगर क्रॉस किया तो सीमेंट सेक्टर मजीद में अंडर प्रेशर थोड़ा सा नजर आ सकता है, क्योंकि फिर जंप बड़े लग सकते हैं कोल के अंदर। हम्म। सुमन, ये एक पैटर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही कि 2022 का जो टाइम था उस टाइम पे हमने एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन को भी मेरे ख्याल है ऊपर जाते देखा है और हमने प्राइसेस को भी देखा है, हाइक पकड़ी थी। ऑयल की भी यही पोजीशन थी उस वक्त, जिस तरह आप कोल बता रहे हो कि हाई के ऊपर था, ऑयल भी इसी कंडीशन में था उस टाइम भी, ताकि एक ऑडियंस के लिए एक पैटर्न थोड़ा सा वो समझ सकेंगे ना कि अभी जो साइकिल चल रहा है ये एक रिपीटेड साइकिल भी कुछ हद तक लगता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स अगर हम बात करें। शायद रिपीटेड साइकिल आप इसे कह सकते हो। उस वक्त जो सिनेरियो था वो बड़ा डिफरेंट सा था। उस वक्त यूक्रेन रशिया बिल्कुल। वॉर वो जो है शुरू हुई थी, और पाकिस्तान बस कह लीजिए कि कोविड से बाहर आया था, तो हमने समझा कि बस अब हम हम्म वापस कभी नीचे जा ही नहीं सकते, तो हमने इतनी गाड़ियां इंपोर्ट कर ली, इतना इंपोर्ट बिल अपना खोल दिया, और बिल्कुल इंटरेस्ट रेट जो है गिरे पड़े हुए थे, तो उस वजह से हमें डेंट काफी हम्म ज्यादा पड़ा। जहां तक आप बात कर रहे हो 2020 के साइकिल की, तो अगर उस तरफ हम आए हैं तो ये जो एरिया है 2020 का, तो हम्म वहां पर अगर हम आए तो यहाँ पर पोजीशन उसी तरह की थी। ऑयल जो है बढ़ रहा था, मैं वीकली के ऊपर ही आ जाता हूँ, इसके अंदर पोजीशन वीकली के ऊपर हम देख लेंगे, तो हम्म यहाँ पर जो पोजीशन आती है हमारे पास, ये देखें, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये जो स्पाइक है ये कोविड के दौरान तो बिल्कुल माइनस में चले गया था ना, नेगेटिव में ट्रेड हो रहा था और बड़ी हम्म खराब सी सिचुएशन थी ऑयल की। उसके बाद से फिर ये जो 2022 हम्म में इसने अपना हाई लगाया वो एग्जैक्ट $126 $129 का हाई लगा दिया था, जो कि बहुत ज्यादा था हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद से फिर ये बिल्कुल। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, और अब जाके अगर ये इसका यहाँ से देखें ना आप, तो ये अब जाके ये पूरा जो डाउन ट्रेंड है ना अब जाके टूटा है, तो वापस उसी लेवल के ऊपर बड़ी स्पीड से आया है। अच्छा, उस दौरान भी अगर हम देखें तो ग्रेजुअल इंक्रीज था, इस दफा जो इंक्रीज है वो गैप अप ओपनिंग और उसके बाद इंक्रीज है, क्योंकि सिनेरियो जैसे मैंने कहा कि बड़ा डिफरेंट है। उस वक्त ये रशिया यूक्रेन वॉर थी और वो बड़ी डिफरेंट साइड पे थी, इस दफा जो है वो पूरा रास्ता जी ब्लॉकेज है, गल्फ की जो ऑयल जी। फैसिलिटीज है वो तबाह हाल है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक हम्म सिनेरियो डिफरेंट है, इसलिए कोल ऑयल जो है वो ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये इन्वेस्टर्स के लिए ना बड़ा जरूरी होता है ये चीज भी समझना कि अगर एक पैटर्न को वो समझ लेना तो फिर वो उस तरह की पैनिक नहीं आती। साइकोलॉजिकली भी आप चीजों को समझ लेते हैं कि ठीक है ये एक पैटर्न, रीजन जो भी थी एक डिफरेंट हम्म, पैटर्न था, अब भी वो चीज जैसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो दे विल सेटल, आज नहीं कल यस नहीं यस, परसों बिल्कुल सेटल तो बिल्कुल ऐसे होंगी। ही है। बिल्कुल तो होंगी, वो एक बिल्कुल चीज होंगी। होती है। प्रेमा पे आते हैं जरा, कैप लगा आज प्रेमा को भी, हम्म और खबर भी आ रही है उसकी कि जो है ये वाटर जो है प्रीमियम वाटर के अंदर जो है प्रेमा एंटर कर रहा है। तो जी अब ये खाली ये वजह तो नहीं हो सकती इसका न्याय लगाने की, लेकिन रही बात सेंटिमेंट्स उसकी, तो मेरा ख्याल है प्रेमा की तरफ कुछ सेंटिमेंट ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए इन्वेस्टर्स के। तो हाँ। टेक्निकली थोड़ा सा बताएं प्रेमा को कि ट्रेडिंग के लिए ये हमेशा एक अट्रैक्टिव स्टॉक रहा है। ट्रेडिंग जी बिल्कुल, सबसे ये जो बात आपने कही ना कि ये ट्रेडिंग के लिए हमेशा एक्टिव रहा है, इसी वजह से हमने देखा कि वो हम्म खबर आने के बाद जो एक लोगों का इंटरेस्ट है ना वो बड़ा जागा प्रेमा के अंदर, और जागना बड़ा जरूरी भी था, क्योंकि एक स्टॉक बिल्कुल साइडवेज में पड़ा हुआ है, बिल्कुल, और पड़ा हुआ क्या, बिल्कुल गिरा पड़ा हुआ है ना साइडवेज के अंदर भी, बिल्कुल नीचे डाउन ट्रेंड, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। कहीं इसकी पोजीशन नजर आती ही नहीं थी। तो आज जाहिर है कोई ना कोई इस तरह की खबर आती है तो जरा एक उम्मीद की किरण जागती है कि चलो जब हमारा स्टॉक चलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इस स्टॉक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इस जोन के करीब करीब और इस जोन के करीब करीब, यानी कि 50-40 वाली अच्छी खासी रेंज है, और 84-90 वाली काफी अच्छी रेंज है जो लोगों के पास रखा हुआ है। अच्छा, ये सपोर्ट जोन था हम्म जिसके करीब करीब ये आया जंग के दौरान भी, इस साल अभी जो जंग हुई उसके दौरान भी ये आया, उसके बाद से वहां से जो वापस पलटा है
तो उसके अंदर जो पोजीशन है, तो अभी तक की जो पोजीशन है उसके अंदर आज का जो बेसिकली कैप है वो एक रेजिस्टेंस के करीब करीब है। अच्छा, अब जो सारा जो टर्निंग पॉइंट होगा इसके लिए शायद वो होगा 38 के बाद, क्योंकि आप देखें कितना बड़ा सपोर्ट जोन था ये, इतना बड़ा सपोर्ट जोन था जिसने बार बार इसको सपोर्ट किया और बार बार यहाँ से बाउंस बैक हो जाता था, और यही जंग के दौरान टूटा है। और जब वापस भी आया है तो यहाँ पर हमें 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा टॉप लगते हुए नजर आए, 5 टॉप्स लगते हुए नजर आए। तो ये अगर टूटेगा तो जिस तरह कल मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑयल फिर रुकेगा नहीं, ट्रिपल टॉप अगर टूट गया, तो अगर प्रेमा 38 तोड़ के सस्टेन कर गया तो फिर नहीं रुकेगा, फिर इस दफा वापस मोस्ट प्रोबेबली ये 47 48 मोस्ट प्रोबेबली 55 तक भी एक जंप दिखा सकता है। प्रोडक्ट भी ज़ाहिर नया लॉन्च किया है, इसमें मार्केट के अंदर जगह भी है, कंपटीशन भी है, तो अच्छा चलता हुआ हमें नजर आ सकता है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 38 अगर तो 38 क्रॉस नहीं हुआ तो जिनके बाद नीचे का रखा हुआ है वो फिर अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो वाली स्ट्रेटजी से फायदा उठाएंगे। हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सस्टेन करता भी है, सस्टेन करे तो फिर ऑन टू द न्यू लेवल्स होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एज कार की तरफ से भी खबर आ रही है, रिसेंट जो उनकी अर्निंग्स की हम बात कर लें एज कार की, तो डिविडेंड भी काफी अच्छा दिया, प्रॉफिट भी एज कार के काफी क्लाइम कर गए। सुफियान, एज कार की अगर हम बात करें तो इसके प्रॉफिट्स भी तकरीबन 19% जो हैं बढ़ गए हैं, और वैसे अगर हम देखें तो वैसे ही ऑटो सेल्स के जो नंबर है ना वो वैसे ही इंक्रीज हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई हुई थी, तो इसमें तो साजगार है, साजगो की भी सेल्स काफी अच्छी रिकॉर्ड हुई है, तो सारी कंपनीज की सेल्स अच्छी रिकॉर्ड हुई है। उसमें से होंडा की जो सिडान है वो बेस्ट सेलिंग, जो इनकी होंडा सिटी है उसके सबसे ज्यादा नंबर्स रहे सेलिंग के अंदर। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा, कैसा लगता है स्टॉक, अगर इसमें थोड़ी सी ट्रेडिंग की जगह बनती है जब मार्केट थोड़ी सी तेज चलती है, या नहीं इतनी कोई जगह बनती होंडा के अंदर ट्रेडिंग? बिल्कुल, मैं टेक्निकली भी बताता हूँ थोड़ा सा, इसको जरा हम ऊपर से भी जरा ऑब्जर्व करें। एचकार का जो रिजल्ट है उसमें हाँ 19% आप बिल्कुल ठीक करें, साथ 9 रुपए का डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। ये भी एक वजह है कि जो आज कैप लग गया, ये मेरा ख्याल है काफी अरसे के बाद इसने डिविडेंड दिया है। अच्छा, एक मार्केट में जो इसके रिलेटेड रूमर चल रहा है बायबैक का, तो वो खैर अभी तक रूमर ही है, वो देखते हैं कब मटेरियलाइज होता भी है नहीं होता, लेट्स सी। अच्छा, जो गाड़ियों की आप बात कर रहे हैं ना कंटिन्यू सेल्स की, तो होंडा की भी सेल्स जो सिटी की खासतौर पर आप बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन बात यह है कि जो सेल्स के नंबर है वो बढ़े, प्रॉफिट मार्जिन उतने नहीं बढ़े, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए पर यूनिट पे, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इस दफा कम हुए कंपनी के, जो कि बेहतर बात नहीं। अब एलांट्रा ने भी, जो Hyundai है उसने एलांट्रा लॉन्च कर दी 1.6, वो भी कंपेटिटिव प्राइस में है। फिर जेको की J5 खड़ी हुई है, इसके अलावा सुजुकी की फ्रॉन्क्स आ गई है, तो उसी को देखते हुए यारिस ने अपने रेट और कम कर दिए। अब अगर होंडा कम करेगा तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर होंडा कम करेगा, ऑलरेडी इनके पास मार्जिन नैरो हो चुका है, और कितना कट डाउन होगा, किस तरह पैसा बनाएंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट दोबारा बार बार उसी तरह रिपीट हो रहा है, लैंडस्केप भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है ना, बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा ज्यादा रहा है। कंपटीशन कंटिन्यू है, हर महीने कोई ना कोई नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, और एक प्राइस सेगमेंट जो है वो 60-70 लाख रुपए का, जो 50 से 70 लाख रुपए का जो है वो बिल्कुल जबरदस्त सेट हो चुका है, और उसके दरमियान काफी गाड़ियां आ रही है। तो बहरहाल अब पोजीशन देखेंगे कि किस तरह वो कंपनी अपने आप को लेके चलती है। हम एचकार का अगर टेक्निकल मूव देख लें, टेक्निकली क्या कहता है, तो साथ कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गिर रही है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो मजीद आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर पोजीशन देखें तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस इसके अंदर मौजूद है, जिसने आज प्ले भी किया है क्योंकि ऑफ कोर्स रिजल्ट आया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये, क्योंकि एक दफा 2 दफा 3 दफा यहाँ पे टॉप भी लग चुका है, अगर मैं आपको इसको यहाँ पे इसको हम मार्क भी करते हैं तो ये टॉप भी लग चुका है, तो रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन तो 240 रुपए का ही एरिया होगा, जिसके बाद मैं समझता हूँ कोई मूव करना चाहिए एचकार में। हाँ, जिंगवा नीचे का रखा हुआ वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग से फायदा उठाएंगे छोटे मोटे मूव से, अदरवाइज 240 250 क्रॉस करके सस्टेन कर जाए, देन 278 तक, और फिर उसके बाद मजीद 285 और फिर 300 तक जगह बनेगी। जो प्रॉपर ब्रेकआउट होगा उसका वो 317 रुपए के बाद ही होगा, जब भी होगा, आज नहीं कल की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जब भी होगा एचकार का वो 317 रुपए के बाद ही प्रॉपर ब्रेकआउट होगा टेक्निकली। 317 के बाद ही एक प्रॉपर जो है लेवल जिसके निकलेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल, वो इन्वेस्टमेंट के अप हवाले ट्रेंड के से भी। अंदर वापस आएगा। हाँ, और जैसे वो कहते हैं ना कि कंज्यूमर एंड से प्रोडक्ट्स में मार्केट इतना लैंडस्केप कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, इसी तरह ऑटो सेक्टर के अंदर भी लैंडस्केप कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। आपके पास और ऑप्शंस बहुत है बेहतर, जिसके अंदर अगर किसी ने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कर सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर भी स्टॉक्स मिलते हैं जो जिनके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्या इम्पोर्ट बिल भी हमारा बढ़ता जा रहा है, वो भी एक स्ट्रेन है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हमारी हैवी रिलायंस जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर ही होती है, और हमारी क्रूड इंपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गया है, तकरीबन सारी जो हमारी रिलायंस है इम्पोर्ट के ऊपर है वो बढ़ती जा रही है, और मेरा ख्याल है ये एक स्ट्रेन भी देता है, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि लास्ट ईयर सरप्लस में था। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज जो है, अभी काफी इंडस्ट्रीज भी हैं जो अपनी रिलायंस डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स के ऊपर करती जा रही है, लेकिन कुछ चीजें नेसेसिटी हैं अभी इस जंग की वजह से। LNG एक नेसेसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक नेसेसिटी है, क्रूड ऑयल और इस तरह की चीजें एक नेसेसिटी हैं, ये तो
इसको अभी आगे बजट आएगा उसके बाद ही देखते हैं क्या पॉलिसी आती है हुकूमत की तरफ से जिससे कुछ इम्पोर्ट बिल के ऊपर ईज होता है या नहीं। बिल्कुल सर, इम्पोर्ट बिल तो देखिए अभी जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी बढ़े ना, काफ़ी लोग बात कर रहे थे यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, और अब इंटरेस्ट रेट एक साइन होता है कि मार्केट रिवर्सल लेगी। देखिए वो एक नॉर्मल हालात के अंदर साइन होता है, एक अनयूजुअल किस्म के हालात जहाँ पे आपको अगली रात का नहीं पता कि होना क्या है, उस दौरान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो फिर आप थोड़ा सा हर चीज को कैलकुलेट करते हुए चलते हो, पीछे नहीं हटते, चलते हो। तो ये इम्पोर्ट बिल भी उसी तरह है कि इम्पोर्ट बिल अब बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी ना किसी तरह अगर आप कहिए कि कोई भी एक ऐसा अच्छा दिन आ गया कि जहां पर बिल्कुल जंग खत्म होने की बात आई, तो एक ड्रास्टिक ड्रॉप तो नहीं, लेकिन एक डाउनवर्ड ट्रेंड तो हम इसके अंदर जरूर देख सकेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जाके जब इंडस्ट्रीज दोबारा खुलेंगी, ऑयल की जो फैसिलिटीज हैं वो वापस ऑपरेशनल होंगी, तो 6-8 महीने के अंदर बड़ी स्पीड से रिदम में हम चेंज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मईशत के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से इस वक्त काफी मजबूत पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो उसको रिकवर करने में बड़ी देर नहीं लगेगी, जिस तरह में 2022 से लेके फिर वो एक लंबा अरसा लग गया था वापस रिकवर होने में, तो इस तरह हमें लंबा अरसा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन मुश्किल वक्त है, काफी मुश्किल वक्त है, हम सबको एक साथ मिलकर ही चलना है, पाकिस्तानी अपने मुल्क को सपोर्ट करके चलना है, जहां जहां कर्टेल हो सके वो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप खुद कह रहे हैं कि नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, अगर इग्नोर कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये कर्टेल हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। हम चलते हैं ऑडियंस के सवाल की तरफ भी, जैसे हम सवाल लेते हैं कमेंट्स के अंदर, कुछ स्टॉक्स से डिस्कस कर लेते हैं। माड़ी से शुरू करते हैं, पहला स्टॉक माड़ी है। बिल्कुल सही है। स्टॉक मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो नए होते हैं, दूसरे वो जो होते तो पुराने हैं बट किसी भी किस्म का नफा नहीं बना पाते। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको स्टॉकिफाई की सर्विसेज से फायदा उठाना चाहिए। पहली सर्विस, ब्रोकरेज से जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 03010301 और दूसरे एडवाइजरी के लिए। एडवाइजरी के अंदर 1-on-1 एडवाइजरी आता है, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग आता है, ट्रेनिंग सेशंस आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं। इसके अलावा भी मजीद सर्विसेज हैं, लेकिन एडवाइजरी के लिए आपने व्हाट्सएप करना है 0336244466 पर। इसलिए अभी व्हाट्सएप करें और एक SECP लाइसेंस एडवाइजरी कंपनी के साथ जुड़ें और ग्रो करें। ऑडियंस के स्टॉक अब हम जरा शुरू कर रहे हैं आज से सेगमेंट के। ऑडियंस के जो स्टॉक्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें अपने स्टॉक, तो जो जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे जरा उसके बारे में ही साथ फिर मुझसे सवाल करेंगे, तो हम उसको जरा टेक्निकली मूव उनका चेक कर लेंगे कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, माड़ी की आपने बात की साथ, तो माड़ी के अंदर तो आप देखें बिल्कुल साइडवेज में है। सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम जो दिखा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एक नैरो थिन रेंज के अंदर वॉल्यूम चल रहे हैं, कोई ज्यादा मूव नहीं है। इवन दो कि जब मार्केटें गिरी हैं, मतलब जो जंग के दौरान भी गिरा है, तो कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर नहीं है, मतलब कि वेल सेटल्ड अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त जो इसकी पोजीशन है माड़ी की, वो अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा किस्म का सपोर्ट जोन है। पहला जहां पे सपोर्ट है वो 620 है, और फिर उसके बाद अगर नीचे आए तो 599, यानी कि 600 रुपए से 620 का एरिया बड़ा अच्छा इनिशियल सपोर्ट जोन है, जो इसको अच्छा खासा सपोर्ट करता है बार बार। नीचे आके यहाँ पे वापस से जो है वो एक बाउंस बैक हो सकता है। पहले भी डबल बॉटम लग के वापस बाउंस बैक हो चुका है, तो ट्रिपल बॉटम भी लग सकता है। सबसे बड़ी बात है कि एक कॉन्फ्लुएंस जोन भी इसी के करीब करीब मौजूद है, तो यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स, बेहतर वॉल्यूम्स बन सकते हैं। तो एक रिवर्सल होगा तब हम इसके अंदर पोजीशन देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, तो वो भी प्ले कर सकती है। साथ ही अगर हम देखें तो एक और चीज भी मुझे इसके अंदर थी कि ये मूविंग एवरेज 200 जो है करीबन 670 है। तो अगर मैं इसको एक्सपेक्ट करूं यहाँ से वापस जाता हुआ 620 से या फिर 600 रुपए से वापस जाता हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 655 से 675 यानी कि मूविंग एवरेज 200 को वापस टकराता हुआ देख सकता है। मूविंग एवरेज 200 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये आप समझ लीजिए फादर ऑफ इंडिकेटर्स या फादर ऑफ मूविंग एवरेज इसको कहा जाता है, मूविंग एवरेज 200 को, सॉरी। तो ये अगर क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक अच्छी सुकून वाली बेहतर किस्म की तेज रैली देख सकेंगे। अदरवाइज जिस तरह एक बैंड में चल रहा था उसी बैंड में आपको चलता हुआ नजर आएगा। ये टेक्निकल लेवल्स हैं माड़ी के। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, कुछ स्विंग लेना है, तो फिर टेक्निकल लेवल्स आपके लिए काफी अहमियत रखते हैं। लेकिन अगर तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो माड़ी ऐसा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपने उसको बस लेके छोड़ना है लंबे अरसे के लिए, तभी उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इवन के इलेक्ट्रिक कल पॉइंट्स भी कंट्रीब्यूट किए उसने, के इलेक्ट्रिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल साथ के इलेक्ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के अंदर जो पोजीशन है वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये एक बिल्कुल हमारा चैनल चल रहा है, इसके अंदर ये एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, उसके बाद बॉटम, फिर ये बॉटम, और उसके बाद फिर बॉटम लगाने के बाद वापस उठा, और बिल्कुल टॉप तो नहीं लगा सका, लेकिन उसके करीब करीब से बिल्कुल अभी जो पिछले दिनों, ये पिछले हफ्ते इसका हाई लगा था 924 का, उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आया है। अच्छा, उस दिन हमने गालिबन डिस्कस भी किया था हमारे शो के अंदर, रोजनामा के अंदर। और इसके अंदर जो पोजीशन है साथ, मैं आपको अगर पोजीशन दिखा दूं, तो ये इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है, जो कि पहले यहाँ पे रेजिस्ट कर चुका था 2 दफा 3 दफा, और फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये उसी ब्रेकआउट को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर नीचे आया तो चैनल का भी बॉटम करीबन करीबन 770 तक लगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तो 924-25 के करीब करीब बेचा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे जोन में आ रहा है।
थोड़ा सा इंतजार करें, अगर 8 रुपए या 7.80 के करीब करीब मिलता है दोबारा अच्छी बाइंग होगी। वापस ऊपर बेचने के लिए जो आपके जोन हो सकते हैं वो 8.70 से लेके 9 रुपए 20 पैसे 25 पैसे तक हो सकते हैं। और अगर चैनल का टॉप करीबन करीबन लगा तो ये 9.60-70 तक, यानी कि जो सिंगल टॉप लगा हुआ है वो डबल टॉप भी ये लगा सकता है। पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, काफी जो कह सकते हैं ना इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स वो इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल थिन रेंज में चले जाते हैं वॉल्यूम, तो ये बार बार एक मूव होता है इंस्टीट्यूशनल की बाइंग का, तो एक झड़पी बाइंग करते हैं, उसके बाद बिल्कुल स्टॉक को छोड़ दिया जाता है, वो साइडवेज में जाता है, फिर उसके बाद अंदर बाइंग होती है वापस से। सुफियान, ये जो हमने वॉल्यूम्स लगते देखे के इलेक्ट्रिक में, ये फरवरी में हमने देखा था कि जरा कुछ वॉल्यूम्स के इलेक्ट्रिक में हमने एक अच्छी रवानी देखी थी। फरवरी का टाइम था मेरा ख्याल, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही साथ ये सबसे पहले जो वॉल्यूम लगे वो 25 साल 2025 में सितंबर के महीने में लगे। उसके बाद इसने एक हाई लगाया अपना अच्छा खासा 7.5 रुपए का, उसके बाद से जो सेलिंग आई है तो बहुत बड़ी सेलिंग आई। उसके बाद ये बिल्कुल साइडवेज में गया, फिर इसके अंदर यहाँ फरवरी के दौरान करीबन करीबन कुछ वॉल्यूम लगे और ये इसने 9 रुपए 60-70 पैसे का इसने कोई हाई लगाया था करीबन करीबन। और फिर क्या हुआ था कि अगले दिन से कुछ इसके अंदर खराब खबरें आना शुरू हुई, कुछ इसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद से इसने फिर अपना लो लगा दिया था। लेकिन बात क्या हुई कि जितने बड़े वॉल्यूम्स बाइंग के थे उतनी बड़ी सेलिंग फिर इसके अंदर आई नहीं। रेट्स जरूर टूटे, सेलिंग नहीं आई, वॉल्यूम नहीं आया। वो शेयर्स अभी भी उस रेट के मौजूद हैं तो वो वापस वहां आया था, उसके करीब आया था, वहां पे वापस जरूर आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा भी पिछले दिन भी जो ऊपर आया है तो अच्छे वॉल्यूम्स इसके अंदर दोबारा से तगड़े लगे हैं, तो इंटरेस्ट वापस मौजूद है, काम करते रहिए सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से। ओके, इलेक्ट्रिक स्टॉक भी ऐसा है ना कि ट्रेडिंग के वाले से हम उसको देखें तो नेवर सरप्राइजेस, चलता है तो रैली पकड़ता है, और ये तो ट्रेडिंग के लिए तो वैसे भी यही है स्टॉक। हाँ बिल्कुल, उसी स्टॉक के अंदर जाना है जिसके अंदर थोड़ी सी कोई वॉल्यूम्स हो या हिलजुल हो रही हो। तो क्या बीको से रिलेटेड भी सवाल आया था, बीको को भी डिस्कस करें। बीको हम देख लेते हैं साथ, बीको को स्प्लिट के बाद देख लेते हैं इसके अंदर जो पोजीशन है और इसकी क्या पोजीशन बताता है ये हमें। अच्छा, इसके अंदर फिलहाल ये है कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो टूट नहीं रहा है, जो इसने अपना हाई लगाया हुआ था 8 रुपए 90 पैसे का करीबन, उसके बाद से डाउन ट्रेंड नहीं टूटा है। और अगर इसके पहले भी अगर हम यहाँ पर इसको ले जाएं इस तरह भी, तो डाउन ट्रेंड टूटने के बाद ऊपर तो आया लेकिन नीचे ये वापस आई है पोजीशन, कोई नया हाई उसने नहीं लगाया। यहाँ पर हाई लगने के बाद लोअर हाई लगा हुआ है, ठीक है। और अगर ये लोअर लो नहीं लगता, क्योंकि एक लो लगा हुआ है, अगर लोअर लो नहीं लगता और कल परसों यहीं पे खड़ा रह के वापस पलटता है तो सीधा आप इसको 6.33 तक, यानी कि करीबन यहाँ से मजीद 1 रुपए ऊपर का एक गुंजाइश मौजूद है। मैं समझता हूँ ट्रेडिंग के लिए मौजूद है स्टॉक, थोड़ा सा काम करना चाहिए, यहाँ से वापस पलटना शुरू करे करंट रेट से ही। करंट रेट जो है 5.30 बड़े परफेक्ट रेट है। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका वो होगा 5 रुपए से नीचे का 4.99 4.98 4.95, ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एरिया जो आप ध्यान में रखेंगे वो 6.20 रखेंगे। अच्छा, अगर किसी ने ब्रेकआउट के बाद थोड़े से मैं कंफर्मेशन के बाद काम करूंगा तो उसको भी 4 पैसे बचेंगे कि वो 5.75 के बाद 5.70 5.75 के बाद काम करे तो भी उसका टारगेट यही 6.20 6.30 35 यही टारगेट उसका रहेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं मजीद क्या पोजीशन बनती है। स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, अभी 3 दिन बाकी हैं इस हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्केट की डायरेक्शन किस तरीके से लगती है और क्या एक ट्रेडर की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले 3 दिनों को? अच्छा, स्ट्रेटजी वही है साथ, अब 3 दिन हो या 30 दिन हो, फिलहाल मार्केट जिस तरह चल रही है एक रेंज के अंदर, तो स्ट्रेटजी सीधी सिंपल है। सपोर्ट लेवल्स के करीब मिले तो बाइंग करनी चाहिए, जहां रेजिस्टेंस के करीब पहुंचे तो वहां पे सेलिंग करनी चाहिए। दोनों तरफ कॉशियस अप्रोच, बाइंग करते हुए बहुत ज्यादा आपने एक्साइटमेंट के अंदर नहीं आ जाना और सेलिंग करते हुए बहुत ज्यादा पैनिक नहीं कर देनी। दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। इस वक्त बड़ी परफेक्ट लेवल्स के अंदर मार्केट चल रही है और लेवल सबके निकलेंगे, तो लेवल्स के अंदर मार्केट चल रही है तो उस लेवल के हिसाब से आप काम करें। स्टॉक्स के लेवल हम आपको बता रहे हैं, मार्केट के लेवल्स हम आपको बता रहे हैं, गाय बगाए हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे बता रहे होते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स आज देख रहे हैं आपके, इवन मार्केट ऊंच नीच चलती रही, आज अच्छे झूले थे मार्केट के अंदर, एक लेवल को नहीं सस्टेन कर पाए लेकिन अप डाउन अच्छा था। उस दौरान भी आप देखें एचकार का रिजल्ट आया, कैप लगा, प्रेमा की इन्फॉर्मेशन आया, कैप लगा, इसके अलावा बाइफो वो कैप लगा, तो कैप भी लग रहे हैं स्टॉक। थोड़ा आप अगर देखें तो रिदम के अंदर स्टॉक्स कुछ दूसरे तीसरे मिल भी रहे हैं, तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा देख परख के काम करेंगे। सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर काम हो रहा है, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करेंगे, पीछे हटने वाली बात नहीं है, बाइंग सेलिंग करते रहे। कल जो स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई सपोर्ट लेवल के करीब है थोड़ी बाइंग करनी चाहिए, आज भी उसी सपोर्ट लेवल के करीब है, तो मेरी स्ट्रेटजी वही रहेगी कि कल भी अगर मुझे बिल्कुल यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स मिले तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि बाइंग करनी चाहिए। ऊपर 163,800 400 का 164,000 का रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस हो जाएगा तो मजीद बाइंग बढ़ सकती है, वो 167 तक ले जा सकती है हमें। तो इसलिए डरना घबराना नहीं है, लेवल के हिसाब से काम करें, इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे तो फिर डरने घबराने की या इधर उधर आंखें मटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक कॉशियस अप्रोच जरूरी है, सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करें। जैसे तो प्लान ने कल के शो में बताया था कि आपने ट्रेडिंग करनी भी है तो थोड़े कैपिटल के साथ करें, खाली 20 से 25% अगर आपका कैपिटल हो, इतने से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मार्केट गेन कर रही है, मोमेंटम बढ़ रही है, तो थोड़ी बाइंग करें इन्वेस्टमेंट को लेकर। ये होता है इख्तिताम आज के रोजनामा का।
आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा, ताकि हम इसको दिन ब दिन इम्प्रूव भी कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट शो के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।